हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजवन ग्रुप। आज हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं फॉर ग्रोसरी प्रोडक्ट यूजिंग HTML एंड CSS। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम यही वाली वेबसाइट डिजाइन करेंगे। तो एक बार हम इस पूरी वेबसाइट के सेक्शंस चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर हमारा टॉप हेडर सेक्शन है, जिसमें लेफ्ट साइड पे हमारा ग्रोसरी का लोगो रहेगा और राइट साइड में हमारा मेन्यू बार रहेगा। इसके बाद हमारा एक बड़ा बैनर सेक्शन रहेगा। बैनर सेक्शन के नीचे हमारा कैटेगरी सेक्शन रहेगा, जिसमें कैटेगरी की इमेज रहेगी एंड कैटेगरी का नाम रहेगा। इसके बाद हमारा प्रोडक्ट सेक्शन रहेगा, जिसमें प्रोडक्ट की इमेज रहेगी, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, ऐड टू कार्ट का बटन रहेगा और लास्ट में डिलीवरी टाइमिंग रहेगी। इसके नीचे हमारा बैनर सेक्शन रहेगा, जिसमें हमारे 2 एडवर्टाइजमेंट के बैनर रहेंगे और लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन रहेगा। फुटर में हमारा अबाउट अस का छोटा सा कंटेंट रहेगा, उसके बाद ओपनिंग टाइमिंग रहेगी और लास्ट में हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो की डिटेल रहेगी। अब इस डिजाइन को हम एक बार अपने मोबाइल व्यू में चेक करते हैं। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पर F12 बटन प्रेस करेंगे तो ये मोबाइल वर्जन में ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हेडर सेक्शन है ये कुछ इस टाइप का हो गया है। यहाँ पर मेन्यू बार डिस्प्ले नन हो चुका है और उसकी जगह एक मेन्यू ओपन करने के लिए एक आइकन आ गया है। मेन्यू ओपन करने के आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड से मेन्यू बार ओपन हो जाता है और यहाँ पे मेन्यू क्लोज करने का बटन आ रहा है, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा मेन्यू क्लोज हो जाता है। उसके नीचे हमारा बैनर सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो हमारा कैटेगरी की सेक्शन है, यहाँ पर 1 रो में 2 कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट सेक्शन है वो 1 रो में सिंगल प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग गए हैं। इसी तरीके से जो हमारा बैनर सेक्शन है, यहाँ भी हमारा सिंगल रो में 1 बैनर डिस्प्ले हो रहा है और ये हमारा फुटर सेक्शन है लास्ट में। इसके बाद हम इसे आईपैड व्यू में चेक कर लेते हैं एक बार। तो आईपैड वर्जन में ये हमारा कुछ इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा है। हमारा हेडर सेक्शन कुछ इस टाइप का हो गया है। उसके बाद कैटेगरी जो सेक्शन है हमारा, वहां पर एक रो में 3 कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। उसके नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में हमारा एक रो में 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग गया है और लास्ट में जो हमारा बैनर सेक्शन है, यहाँ भी एक रो में 2 बैनर डिस्प्ले हो रहे हैं और ये हमारा लास्ट में फुटर सेक्शन है जो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। डेस्कटॉप पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट नाम से। इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं CSS नाम से, जिसमें हम अपनी CSS फाइल को सेव करेंगे। इसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस नाम से, जिसमें हम अपनी सारी इमेजेस सेव करेंगे जो भी इस वेबसाइट में यूज करेंगे। इसके बाद हम VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। VS कोड एडिटर ओपन करने के बाद हम एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम फाइल्स में जाते हैं और न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हम इस फाइल को सेव कर देते हैं index.html के नाम से। फाइल को हमें वहीं सेव करना है जो फोल्डर हमने अभी क्रिएट करा है डेस्कटॉप पर, ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट नाम से। इसके बाद हम वापस VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले टाइप करते हैं डॉक टाइप HTML। उसके अंदर हम एक HTML टैग ओपन करते हैं। HTML टैग के अंदर हम एक और टैग ओपन करते हैं हेड नाम से। उसके अंदर हम एक और टाइटल टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर हम टाइटल देते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS और अपना टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम HTML को रिस्पॉन्सिव करने के लिए व्यू पोर्ट का कोड ऐड करते हैं। उसके लिए हम टाइप करते हैं मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। अब हम एक और न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं style.css नाम से। इस फाइल को हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने अभी क्रिएट करा है डेस्कटॉप पर ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, जो CSS वाला फोल्डर है उसके अंदर। अभी हमारी CSS फाइल क्रिएट हो गई है। अब हमें इस फाइल को लिंक करना है हमारे HTML फाइल में। तो लिंक करने के लिए हम टाइप करेंगे लिंक रिले इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट और href में हम पाथ देंगे css/style.css। अब इसके बाद हम हेड टैग क्लोज कर देंगे। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे ये जो टॉप हेडर सेक्शन से दिख रहा है, अब हम उसको डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं ये जो लोगो दिख रहा है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने अभी क्रिएट करा है डेस्कटॉप पर ग्रोसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसमें हमें इसको सेव करना है। बाकी आपको इस वेबसाइट में यूज की हुई इमेजेस डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सारी इमेजेस जो इस वेबसाइट में यूज की गई है उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ हम एक बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर हम हेडर टैग स्टार्ट करते हैं। हेडर टैग के अंदर हम एक डिव टैग लेते हैं जिसमें हम एक क्लास देते हैं कंटेनर नाम।
इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं हेड्स नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग देते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं लोगो नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज src टैग लेते हैं जिसमें हम पाथ देते हैं images/logo.jpg नाम से। उसके बाद हम एक डिव टैग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं मेन्यू नाम से। इसके अंदर हम एक एंकर टैग लेते हैं जिसमें href में लिंक देते हैं हैश मेन्यू करके। इसमें हम एक क्लास देते हैं ओपन आइकन करके। इसके अंदर हम एक ASCII कोड टाइप करते हैं एंड हैश 9776 सेमीकोलन और एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक डिव टैग लेते हैं जिसमें हम आईडी देते हैं मेन्यू नाम से। इसके अंदर हम एक डिव टैग लेते हैं जिसमें क्लास देते हैं मेन्यू इनर करके। इसके अंदर हम एक और एंकर टैग देते हैं जिसमें href में लिंक देते हैं हैश और क्लास देते हैं क्लोज आइकन करके। इसके अंदर हम एक ASCII कोड टाइप करते हैं एंड हैश x2715 और सेमीकोलन और आखिरी में एंकर टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक ul टैग लेते हैं। ul के अंदर हम एक li टैग लेते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं होम और li टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद इस li टैग को हम कॉपी करते हैं और 5 बार पेस्ट कर देते हैं। सेकंड वाले में हम टाइप करते हैं अबाउट अस, थर्ड वाले में हम टाइप करते हैं शॉप नाउ, फोर्थ वाले में हम टाइप करते हैं गैलरी, फिफ्थ वाले में हम टाइप करते हैं कार्ड और लास्ट वाले में हम टाइप करते हैं कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद ये यूएल टैग हम क्लोज कर देते हैं। यूएल टैग क्लोज करने के बाद हम 5 डिव टैग क्लोज करते हैं और आखिरी में हेडर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम अपनी CSS वाली फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे हम CSS देते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए CSS देते हैं फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ एरियल, मार्जिन 0px, पैडिंग 0px, बॉक्स सीजिंग हम देते हैं बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट साइज हम देते हैं 16px और कलर हम देते हैं ग्रीन। इसके बाद एंकर टैग के लिए हम CSS देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसके बाद टारगेट का हम डिफॉल्ट डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक इंपॉर्टेंट लगाकर। इसके बाद हेडर के लिए हम CSS देते हैं बॉक्स शेडो 0px स्पेस 0px स्पेस 10px स्पेस 0px स्पेस हैश 000001f। इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स दे देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, पोजीशन हम रिलेटिव दे देते हैं। इसके बाद कंटेनर क्लास के लिए हम CSS देते हैं विड्थ 100%, मैक्स विड्थ 1200px, मार्जिन 0 ऑटो, पैडिंग 0px स्पेस 10px। उसके बाद हम क्लास देते हैं डॉट हेड्स नाम से। इसमें हम देते हैं मार्जिन 6px स्पेस 0px स्पेस 4px स्पेस 0px। इसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स देते हैं। उसके बाद अगली क्लास देते हैं हम लोगो नाम से जिसका हम मैक्स विड्थ देते हैं 30%, मिनिमम विड्थ देते हैं हम 200px। इसके बाद अगली क्लास देते हैं हम मेन्यू नाम से जिसका मैक्स विड्थ हम देते हैं 70% और मिनिमम विड्थ देते हैं 100px, मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके बाद मेन्यू क्लास के अंदर जो यूएल है उसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं लिस्ट स्टाइल नन, गैप 25px, मार्जिन 0px, मार्जिन टॉप 10px। इसके बाद मेन्यू क्लास के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो li है उसके लिए हम CSS देते हैं फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट साइज 18px। इसके बाद ओपन आइकन के लिए हम CSS देते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले नन कर देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, फ्लोट राइट, फॉन्ट साइज 34px, राइट 0px, फॉन्ट वेट बोल्ड। इसके बाद क्लोज आइकन के लिए हम CSS देते हैं, इसका भी हम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर देते हैं, फ्लोट राइट, फॉन्ट साइज 28px। इसके बाद इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब एक बार हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट करा है ग्रोसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट नाम का, उसको ओपन करते हैं। उसमें ये जो index.html फाइल दिख रही है इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे ब्राउजर पे रन होने लग गई है। तो अभी हमारा हेडर सेक्शन कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार हम F12 प्रेस करके इसको iPad पे चेक करते हैं तो iPad पे अभी ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार हम इसको मोबाइल व्यू में डिस्प्ले करके देखते हैं तो मोबाइल व्यू में अभी ये प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेन्यू प्रॉपरली शो नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम वापस अपने CSS फाइल पे चलते हैं और मोबाइल के लिए अपनी CSS टाइप करते हैं। मोबाइल स्क्रीन के लिए हम टाइप करते हैं @media screen and max width 480px। इसके अंदर हम ओपन क्लास क्लोज क्लास के लिए हम CSS देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। इसके बाद हमारा जो ID मेन्यू है उसके लिए CSS देते हैं पोजीशन फिक्स्ड लेफ्ट 0px, बैकग्राउंड हैश 00000094, विड्थ हम देते हैं 100%, हाइट भी हम 100% देते हैं, टॉप इसका 0px कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, डिस्प्ले नन। उसके बाद जो मेन्यू इनर करके क्लास है उसका हम बैकग्राउंड देते हैं व्हाइट, हाइट 100%, टॉप 0px, लेफ्ट 0px, विड्थ हम 70% देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पैडिंग 20px। उसके बाद ID मेन्यू के अंदर जो UL है उसका हम डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं, मार्जिन टॉप 45px। उसके बाद मेन्यू ID के अंदर जो UL के अंदर LI है उसका हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 25px। अब एक बार इस फाइल को हम सेव करके वापस रन करके देखते हैं अपने ब्राउजर पर। तो ये रिस्पॉन्सिव में हमारा हेडर सेक्शन मोबाइल पर भी सही हो गया है। यहाँ पे हमारा
मेन्यू ओपन करने का आइकन आ रहा है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन्यू ओपन भी हो रहा है। मेन्यू क्लोज करने का भी आइकन आ रहा है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मेन्यू वापस क्लोज भी हो रहा है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन करेंगे, जो बड़ा बैनर सेक्शन है उसको। इसके लिए मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ अपने इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर। अब वापस मैं VS कोड एडिटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर HTML फाइल में चलते हैं। यहाँ मैं वापस एक डिव देता हूँ जिसमें क्लास देता हूँ W100 करके। इसके अंदर मैं इमेज टैग लेता हूँ जिसमें पाथ देता हूँ images/slider.jpg। इसमें मैं क्लास देता हूँ स्लाइडर नाम से और उसके बाद मैं एक डिव टैग क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपनी CSS फाइल में चलता हूँ। यहाँ पे मैं CSS देता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ W100 नाम से जिसकी विड्थ मैं देता हूँ 100%। उसके बाद अगली क्लास बनाता हूँ डॉट स्लाइडर नाम से जिसमें मैं CSS टाइप करता हूँ ऑब्जेक्ट विथ कवर विथ 100%, हाइट 550 px, ऑब्जेक्ट पोजीशन बॉटम। अब iPad स्क्रीन के लिए मैं टाइप करता हूँ @media screen एंड मैक्स विथ 768 px। इसमें मैं क्लास देता हूँ स्लाइडर जिसकी हाइट में देता हूँ 350 px। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं टाइप करता हूँ @screen एंड मैक्स विथ 480 px। इसमें स्लाइडर क्लास में मैं हाइट देता हूँ 180 px। अब इस फाइल को सेव करके मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ। तो ये बैनर सेक्शन हमारा कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो रहा है। इसको एक बार हम मोबाइल व्यू में भी चेक कर लेते हैं। तो ये मोबाइल व्यू में भी हमारा एकदम परफेक्ट चेक हो रहा है। इसके बाद हम इसको एक बार iPad वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो ये iPad वर्जन पे भी हमारा एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद वापस हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे वो है कैटेगरी वाला। कैटेगरी वाला सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले इन इमेजेस को सेव कर लेता हूँ। इन इमेजेस को हमें वहीं सेव करना है जो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर क्रिएट करा है ग्रोसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट नाम का। उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर क्रिएट करा है वहां पर ये इमेजेस को सेव करना है। इमेजेस सेव करने के बाद मैं वापस अपने VS कोड एडिटर में चलता हूँ। यहाँ पर मैं HTML फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ मैं एक डिव टैग क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं क्लास देता हूँ कंटेनर नाम से। उसके अंदर मैं एक और डिव टैग क्रिएट करता हूँ जहाँ पर क्लास देता हूँ कैटेगरी नाम से। इसके अंदर मैं एक और डिव टैग क्रिएट करता हूँ। डिव टैग के अंदर मैं एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ जिसके SRC में मैं पाथ देता हूँ images/c1.png नाम से। इसके बाद मैं एक H4 टैग लेता हूँ जिसमें मैं कैटेगरी का नाम डालता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इस H4 टैग को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये डिव टैग भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इस पूरे डिव टैग को मैं कॉपी करता हूँ और 5 बार पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इमेजेस के नाम चेंज कर देता हूँ। सेकंड वाले इमेज का कर देता हूँ C2, थर्ड वाले में C3, फोर्थ वाले में C4, फिफ्थ वाले में C5 और लास्ट वाले में C6 कर देता हूँ मैं। इसके बाद लास्ट में मैं 2 डिव टैग क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम अपनी CSS फाइल में चलते हैं। यहाँ हम क्लास देते हैं कैटेगरी। इसके अंदर हम टाइप करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिनिमम मैक्स 175 px, 1 fr। इसका डिस्प्ले हम ग्रिड कर देते हैं गैप 15 px, मार्जिन 80 px, स्पेस 0 px, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास देते हैं कैटेगरी स्पेस डिव करके। इसके अंदर हम पैडिंग देते हैं 20 px स्पेस 10 px, बॉर्डर रेडियस 12 px, बैकग्राउंड #FA बॉर्डर 2 px डैश ग्रीन। इसके बाद अगली क्लास देते हैं कैटेगरी के अंदर जो इमेज है उसकी मैं हाइट दे देता हूँ 120 px। उसके बाद कैटेगरी के अंदर जो H4 टैग है उसका फॉन्ट वेट दे देते हैं 500, मार्जिन टॉप दे देते हैं 15 px। इसके बाद iPad स्क्रीन के लिए हम CSS देते हैं @media only screen and min device width 768 px and max device width 768 px। इसमें हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 175 px, 1 fr देते हैं और गैप हम दे देते हैं 35 px। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार रन करके देखते हैं। तो ये कैटेगरी वाला सेक्शन हमारा एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है डेस्कटॉप वर्जन पे। अब एक बार हम इसको iPad वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो iPad पे भी एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। एक रो में 3 कैटेगरीज आने लग गई हैं। इसके बाद हम इसको एक बार मोबाइल व्यू में चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे भी हमारा एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर एक रो में 2 कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम सेक्शन क्रिएट करेंगे वो है प्रोडक्ट वाला। तो प्रोडक्ट सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं इस इमेजेस को सेव कर लेता हूँ। इमेजेस को वापस हमें सेम फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है ग्रोसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वहां पर सेव करना है। तो ये सारी इमेजेस हम सेव करके अब वापस अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पर हम अपनी HTML वाली फाइल ओपन करते हैं वापस। यहाँ हम एक डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रोडक्ट नाम से।
इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रो नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसमें src में हम पाथ देते हैं images/p1.jpg नाम से, और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं width 100 नाम से। इसके अंदर हम एक s2 टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं फ्रेश फ्रूट नेम, और s2 टैग क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम एक p टैग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम एक b टैग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का प्राइस देते हैं $20.99 और b टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम टाइप करते हैं पर केजी एंड p टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं एड टू कार्ट और एंकर टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक p टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं डिलीवरी इन 20 मिनट्स और p टैग भी क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में ये डिव टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद इस प्रो वाले पूरे एलिमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और हम 11 टाइम्स इसको पेस्ट कर देते हैं। 11 टाइम्स पेस्ट करने के बाद लास्ट में हम 2 डिव टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उसका हमें नाम चेंज करना है। सेकंड वाली प्रोडक्ट इमेज को हम कर देते हैं P2, थर्ड वाले में P3, देन P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड लास्ट वाले को हम कर देते हैं P12। इसके बाद इस फाइल को सेव करके हम वापस अपने CSS वाली फाइल ओपन करते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट नाम की क्लास देते हैं जिसमें हम मार्जिन देते हैं 100px/0px, डिस्प्ले ग्रिड गैप 15px, क्रिएट टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 250px, 1fr। इसके बाद प्रो नाम से हम क्लास देते हैं जिसकी बॉर्डर हम देते हैं 1px सॉलिड हैश d0 d0 d0, पैडिंग हम देते हैं 0px स्पेस 0ps स्पेस 30px स्पेस 0px, टेक्स्ट लाइन सेंटर मार्जिन बॉटम 20px। इसके बाद जो प्रो क्लास के अंदर s2 टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं फॉन्ट साइज 18px मार्जिन 20px स्पेस 0px स्पेस 5px स्पेस 0px। इसके बाद प्रो क्लास के अंदर जो बी टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं फॉन्ट साइज 28px फॉन्ट वेट 500। इसके बाद प्रो क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर बैकग्राउंड फॉरेस्ट ग्रीन कलर वाइट पैडिंग 11px स्पेस 4px विड्थ 200px डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बॉर्डर रेडियस 5px मार्जिन टॉप 20px। इसके बाद प्रो क्लास के अंदर जो p टैग है उसमें हम मार्जिन टॉप देते हैं 5px कलर फॉरेस्ट ग्रीन और फॉन्ट साइज इसका हम देते हैं 14px। अब इस फाइल को भी हम सेव करके एक बार ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली विजिबल है। इसके बाद हम इसको मोबाइल व्यू में चेक करते हैं तो मोबाइल व्यू में भी हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। एक बार हम इसको आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। एक रो में हमारे 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग गए हैं। अब वापस हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अगला सेक्शन डिज़ाइन करेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट बैनर वाला। इसके लिए मैं इन दोनों इमेजेस को सेव कर लेता हूँ। सेव हमें सेम फोल्डर में करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है ग्रोसरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसी में। इसके बाद वापस मैं अपना VS कोड एडिटर ओपन करता हूँ और अपनी HTML वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम एक डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसमें क्लास देते हैं बैनर नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं जिसमें src में हम पाथ देते हैं images/banner1.jpg। इसमें हम क्लास देते हैं w100 करके। इसके बाद हम एक और इमेज टैग लेते हैं जिसके src में हम पाथ देते हैं images/banner2.jpg। इसमें हम क्लास देते हैं width 100 नाम से, और लास्ट में हम 2 डिव टैग क्लोज कर देते हैं। अब वापस हम अपने CSS वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम क्लास देते हैं डॉट बैनर करके जिसमें हम टाइप करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 300px, 1fr। मार्जिन हम देते हैं 40px स्पेस 0px। डिस्प्ले इसका ग्रिड कर देते हैं और गैप 30px देते हैं। अब इस फाइल को हम सेव करके अपने ब्राउजर पर रन करके देखते हैं। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट बैनर वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। इसको एक बार हम आईपैड वर्जन में भी चेक कर लेते हैं तो आईपैड वर्जन पे भी ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद एक बार हम इसको मोबाइल वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं तो मोबाइल पे भी हमारा सेक्शन परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अपना लास्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं फुटर वाला। तो उसके लिए मैं वापस अपना VS कोड एडिटर ओपन करता हूँ। इसमें हम वापस अपने HTML वाली फाइल पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक फुटर टैग क्रिएट करते हैं। फुटर टैग के अंदर हम एक डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। कंटेनर क्लास के अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं फुट्स नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉल फुट नाम से।
इसके अंदर हम H2 टैग देते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं अबाउट अस और H2 टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक P टैग लेते हैं और डमी कंटेंट कॉपी करने के लिए हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ से फुटर से हम ये डमी कंटेंट कॉपी करते हैं और वापस अपने VS कोड में पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लास्ट में ये P टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक लास्ट डिव टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉल फुट नाम से। इसके अंदर हम एक हेडिंग टैग देते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं ओपनिंग टाइम करके और H2 टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक टेबल टैग देते हैं। टेबल के अंदर हम एक TR टैग लेते हैं। TR के अंदर हम एक TD टैग लेते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं मंडे टू फ्राइडे ... और TD टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम अगला एक TD टैग ओपन करते हैं जिसमें हम टाइमिंग देते हैं 10 AM to 8 PM और TD टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये TR टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद इस पूरे TR टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और 2 बार पेस्ट कर देते हैं। सेकंड वाले TR टैग में हम लिखते हैं सैटरडे और टाइमिंग हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 2 PM कर देते हैं। और लास्ट वाले TD टैग में हम लिखते हैं संडे और टाइमिंग हटा के यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लोज्ड। इसके बाद हम टेबल टैग क्लोज करते हैं, देन हम डिव टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉल फुट नाम से। इसके अंदर हम एक H2 टैग लेते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं कॉन्टेक्ट अस और H2 टैग क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम एक UL टैग लेते हैं जिसमें क्लास देते हैं कॉन्टेक्ट अस। फिर उसके अंदर हम एक LI टैग लेते हैं जिसमें एक डमी एड्रेस टाइप कर देते हैं। इसके बाद एक और एक LI टैग लेते हैं जिसमें हम डमी ईमेल ID टाइप करते हैं और LI टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एक और LI टैग लेते हैं जिसमें हम एक डमी मोबाइल नंबर टाइप करते हैं और ये LI टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ये UL टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम ये 3 डिव टैग क्लोज करते हैं और सबसे लास्ट में हम ये फुटर टैग क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके हम अपनी CSS वाली फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम फुटर टैग के लिए CSS देते हैं बैकग्राउंड #F2FFE4। पैडिंग हम देते हैं 40px स्पेस 0px। इसके बाद हम अगली क्लास देते हैं फुट्स नाम से जिसकी हम पैडिंग देते हैं 20px स्पेस 0px स्पेस 20px स्पेस 20px। डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं गैप 50px। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटो फिट मिन मैक्स 320px 1FR। और मार्जिन हम इसका कर देते हैं 0px ऑटो। नेक्स्ट फुट क्लास के अंदर जो P टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं पैडिंग राइट 60px लाइन हाइट 28px। नेक्स्ट फुट टैग के अंदर जो हमारा टेबल टैग है उसके अंदर जो TD टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं पैडिंग 10px स्पेस 0px। उसके बाद कॉल फुट के अंदर जो हमारा H2 टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं फॉन्ट साइज 18px मार्जिन बॉटम 25px। इसके बाद कॉल फुट के अंदर जो हमारा LI टैग है उसके लिए हम CSS देते हैं मार्जिन बॉटम 15px लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्प्ले क्लोजर क्लोज्ड। अब इस फाइल को सेव करके हम इसको रन करके देखते हैं तो ये फुटर सेक्शन हमारे डेस्कटॉप पे एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। एक बार इसको हम अपने मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं तो मोबाइल वर्जन पे भी ये एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार हम इसको अपने आईपैड वर्जन पे चेक कर लेते हैं तो आईपैड वर्जन पे भी आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बार हम वेबसाइट को पूरा चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हम आईपैड वर्जन पे चेक कर लेते हैं पूरी वेबसाइट को तो आईपैड वर्जन पे भी हमारी पूरी वेबसाइट एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। अब एक बार हम इसको अपने मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन्यू बार चेक कर लेते हैं तो ये मेन्यू बार हमारा परफेक्टली ओपन हो रहा है एंड क्लोज हो रहा है। बाकी पूरी वेबसाइट हमारे मोबाइल वर्जन पे भी एकदम परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। अगर इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में आपको कोई भी इशू आ रहा है या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।